Morning and welcome to the class MMB सेकेंड ईयर गवर्नमेंट ITI दुगड्डा। तो हम आजकल देख रहे हैं क्या, ड्राइव लाइन। ड्राइव लाइन का मतलब क्या है? ड्राइव लाइन इज द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स which transmits the driving torque from gearbox to final drive और road wheels। यानी फाइनल ड्राइव में बहुत सारे पार्ट्स मिले हुए रहते हैं। इसका उद्देश्य जो टॉर्क है, घुमाने की शक्ति है, उसको गियर बॉक्स से फाइनल ड्राइव और फिर उसके बाद रोड व्हील्स तक पहुंचाना, ताकि पहिए घूम सके और ऑटोमोबाइल आगे को बढ़ सके। आगे या पीछे जैसे भी सेलेक्ट करना है, दैट इज फ्रॉम गियर बॉक्स। गियर बॉक्स से क्या करता है? गियर बॉक्स से इंजन के टॉर्क को बढ़ाता है, यानी स्पीड को रिड्यूस करता है। जब स्पीड घटती है तो टॉर्क बढ़ता है। तो इंजन इतनी टॉर्क नहीं बनाता कि वाहन हर परिचालन परिस्थितियों में, चढ़ाई में, रोखड़ में, कच्चे पक्के रास्तों में चल सके। इसके लिए जरूरी है कि गियर बॉक्स लगाया जाए, ताकि अलग अलग आरपीएम पर हम अलग अलग टॉर्क प्राप्त कर सकें। सबसे ज्यादा टॉर्क कब चाहिए? खड़े वाहन को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में लाने के लिए सबसे ज्यादा टॉर्क चाहिए, और चढ़ाई में चढ़ते समय ज्यादा टॉर्क चाहिए। तो इस दो उद्देश्यों के लिए जरूरी है कि हमें डिफरेंट मात्रा में टॉर्क चाहिए, अलग अलग टॉर्क चाहिए। फ्यूल इफिशिएंसी को कम करने के लिए वहां पर क्या चाहिए? फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, यानी फ्यूल की कंजम्पशन को कम करने के लिए, फ्यूल की खपत को कम करने के लिए क्या चाहिए? वहां पर स्पीड चाहिए। टॉर्क कम चाहिए क्योंकि प्लेन है और हाईवे है, तो यहां पर स्पीड चाहिए। चढ़ाई में हमको स्पीड नहीं चाहिए बल्कि टॉर्क चाहिए, ताकि वाहन आसानी से चढ़ाई में चढ़ सके और प्लेन में भी वो डिफरेंट स्पीड पे चल सके। तो इसके लिए गियर बॉक्स यूज किया जाता है। फिर उस गियर बॉक्स की पावर को कैसे रोड व्हील तक पहुंचाया जाए? जिन वाहनों में इंजन आगे है और पिछले व्हील को ड्राइव दी जा रही है, वो वाहन कहलाते हैं क्या? रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। जिनमें इंजन भी आगे है और फ्रंट व्हील को ड्राइव सीधे दी जानी है, वो क्या कहलाते हैं? फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। और एक व्हीकल ऐसे होते हैं जो फ्रंट व्हील भी होते हैं, जब मर्जी हम उन्हें फ्रंट व्हीलों को भी ताकत दे दें, जब मर्जी, और ऑल टाइम वो रियर व्हील ड्राइव होते हैं। ऐसे वाहन क्या कहलाते हैं? 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव। वो तभी यूज की जाती है जब वाहन किसी कच्चे रास्ते में चल रहा होता है, जहां फंसे ना, कीचड़ में या नदी में वो फंसे ना, उस समय 4x4 यानी अगले पहियों को भी और पिछले पहियों को भी ड्राइव ट्रांसमिट की जाती। तो गियर बॉक्स से ये ड्राइव कैसे ट्रांसमिट होती है, आज हम ये जानने वाले हैं कि गियर बॉक्स से फाइनल ड्राइव तक ड्राइव को ट्रांसमिट करने वाले जो जो कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं, ये कहलाती है पूरी की पूरी ड्राइव लाइन। इसके कंपोनेंट हैं यूनिवर्सल जॉइंट, जिसके स्पाइडर का मैंने यहां पर चित्र बनाया है, और यूनिवर्सल जॉइंट एक्चुअली ऐसा होता है। एक्चुअल पार्ट, दिस इज व्हाट? यूनिवर्सल जॉइंट। ये इसके जो कप्स हैं, इसके बाहर ये ऑयल सील लगी हुई है, ताकि जो भी ग्रीस इसमें डाली जाए वो लीक ना हो, और इस रास्ते से डस्ट बूट का, डस्ट कवर का काम भी कर रही है। सड़क में बहुत ज्यादा धूल है, कीचड़ है, वो इधर अंदर न जाए। वो यदि अंदर चली जाएगी तो फिर ये फ्रिक्शन के कारण ये स्पाइडर के जो बियरिंग सरफेस है उसको भी खराब करेगा, और इसके अंदर जो नीडल बेयरिंग्स हैं उन नीडल्स को भी खराब करेगा। तो ये वाला हिस्सा, ओनली दिस वन, दिस पार्ट जो बीच का है, ये कहलाता है स्पाइडर। इसमें देखोगे यहां पर एक ग्रीस निप्पल है। इस ग्रीस निप्पल से यहां से ग्रीस भरी जाती है, और ये थ्रू, ये अंदर ही अंदर होल हैं, ये पैसेज बने हुए हैं। इस रास्ते से ग्रीस डालेंगे तो ये चारों कोनों में चले जाएगा और चारों कप्स के अंदर पहुंच जाएगा, ताकि ये जो अंदर नीडल बेयरिंग लगी हुई है वो लुब्रिकेट हो सके। अब इसको ये इस तरह से, ये स्लिप जॉइंट है, इसमें इंटरनल स्प्लाइन है,
यह शाफ्ट की एक्सटर्नल स्प्लाइन के साथ मैच हो जाते हैं। ये हिस्सा कहलाता है योक। ये दो योक इसके हैं, इनमें ये ऐसे फिट हो जाएगा। इसे निकालेंगे, ये पुराना टूट गया है जो इसे निकाल के इसमें नया क्रॉस फिट करना है। सेम ऐसे ही योक शाफ्ट में होंगे, ये इसके साथ ऐसे लॉक हो जाएगा और इस वाले में शाफ्ट की योक फिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पार्ट है ड्राइव लाइन का वो है यूनिवर्सल जॉइंट। ये गियर बॉक्स है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। गियर बॉक्स की जो सेंटर लाइन है देखो ये जा रही है, और शाफ्ट गियर बॉक्स थोड़ा सा ऊंचा फिट होता है और जो डिफरेंशियल होता है वो थोड़ा नीचे होता है। तो शाफ्ट हमें इस तरह इंक्लाइंड फिट करनी होती है, तिरछी फिट करनी होती है। तो ये जो शाफ्ट की सेंटर लाइन और गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट की सेंटर लाइन के बीच जो कोण जिसको मैंने थीटा लिखा हुआ है, यह कम से कम होता है 18 डिग्री का। कितने डिग्री का? अब इस इंक्लाइंड सरफेस पर जब हम ड्राइव को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें एक ऐसा उपकरण चाहिए, कोई ऐसा पार्ट्स चाहिए जो कि रोटेशन में कोई बाधा ना डाले, इजीली टॉर्क ट्रांसमिट हो और वो लॉन्ग लाइफ पार्ट हो। तो वो काम करता है ये यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह एक तो ड्राइव को एक कोण पे दे सकता है, 18 से 21 डिग्री तक के भी इंक्लाइंड सरफेस पे या आसानी से ड्राइव को ट्रांसमिट कर सकता है। यानी इस शाफ्ट के घूर्णन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने देता। साथ ही जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो सड़क की सरफेस इरेगुलर होती है, हमेशा रेगुलर सरफेस नहीं रहती है। गड्ढा युक्त सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर से स्पीड ब्रेकर हैं, उनमें उभार हैं, कहीं गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं। तो टायर के साथ एक्सल भी बार बार अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट को भी ये यूनिवर्सल जॉइंट एब्जॉर्ब कर लेता है, सहन कर लेता है। यानी ये ऊपर नीचे की गति को भी सहन कर लेता है। टर्निंग कॉर्नरिंग के टाइम पर व्हीकल को जो टर्न लेना होता है तो वहां पर भी इसमें ऐसी साइड भी प्ले होती है। यानी ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं को भी घूम सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल जॉइंट बोला जाता है। तो यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग जहां पर ड्राइव को इंक्लाइंड थोड़ा सा एंगल पे ट्रांसमिट करना है वहां पर किया जाता है। साथ ही ये अप डाउन की जो भी इरेगुलरिटीज आती हैं, जो भी फ्लक्चुएशन होती हैं अप डाउन की, उनको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और टर्निंग के टाइम पर जो साइड में फ्लक्चुएशन होती है उसको भी यह एडजस्ट कर लेता है, ये उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। अब यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट, इसका ये वाला हिस्सा है स्लाइडिंग जॉइंट या स्लिप जॉइंट, इसमें भी योक है। और यहां देखो ये फ्लैंज है, इस फ्लैंज के साथ भी ये योक है। योक में दो आई हैं। ये आई आंखों में, जब ये आंख की पुतली निकल जाएगी तो अभी क्या होगा? होल होगा। तो जहां पर भी होल है उसको आई, ई वाई ई, समझे? आई मैं वाला आई नहीं, कौन वाला आई? आंखों वाला आई, ई वाई ई, वो आई है। इसके अंदर यूनिवर्सल जॉइंट का कप लगाया है, फिर बाहर से एक सर्कलिप लॉक लगा दिया जाता है ताकि ये कप बाहर ना निकले। तो इस तरह से ये गियर बॉक्स के साथ फिट है, या इस साइड से मान लो इसको कि ये बेवल पिनियन के साथ फिट है। और ये स्लाइडिंग जॉइंट वाला हिस्सा ये गियर बॉक्स के साथ फिट है। ठीक है, किसी में ये वाला हिस्सा गियर बॉक्स की तरफ हो सकता है, किसी में दोनों तरफ ही स्लाइडिंग जॉइंट हो सकते हैं। ये स्लाइडिंग जॉइंट जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो फिर देखें जिन लोगों ने हैवी व्हीकल में काम किया है उन्होंने देखा ये 2-3 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक तो ये होगा ही होगा। तो ये पूरी जो बीच की असेंबली है, ये सारी की सारी फ्रॉम हियर टू हियर, ये क्या है? प्रोपेलर
शाफ्ट। अब इसे प्रोपेलर शाफ्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पहियों को घुमाने की शक्ति को गियर बॉक्स से फाइनल ड्राइव की तरफ ट्रांसमिट कर रही है। यानी वाहन को जो प्रोपेलिंग टॉर्क है, जो उसको चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो यही शाफ्ट ट्रांसमिट कर रही पहियों को। समझ में आ रही बात? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑटोमोबाइल। कैसा ऑटोमोबाइल? जो कि इंजन फ्रंट में इंजन हो और रियर व्हील ड्राइव हो। यह इंजन फ्रंट में है, 4 व्हील ड्राइव है। क्लियर है? अब ये शाफ्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यह हल्की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए हल्की? क्योंकि जब ये भारी हो जाएगी तो इसको घुमाने के लिए काफी शक्ति चाहिएगी। इसके अपने द्रव्यमान के कारण इनर्शिया फोर्सेस क्या है? जड़त्व क्या है? अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रही है। वो उसी हालत में रहना चाहती है जैसी है। स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, अगर वो चलायमान है, गतिमान है, तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। तो इसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और जब चल जाएगी एक बार ये, तो इसके मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का जो कंजर्वेशन होगा, उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके कारण इसका इनर्शिया फोर्स काफी हो जाएगा। यानी ये चलती रहेगी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के कारण। वाहन की स्पीड को कम करते समय ये बड़ा थोड़ा कंट्रोल करना ऑटोमोबाइल का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको हॉलो बनाया जाता है। इसको सॉलिड शाफ्ट ना बना के इसे हॉलो बनाया जाता है, ताकि इसके वेट को कम से कम रखा जाए। जैसे जैसे ऑटोमोबाइल के पार्ट्सों का वेट बढ़ता चला जाएगा, तो वाहन का डेड वेट भी बढ़ जाएगा। ये सारा वेट, अगर डेड वेट इसका ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे सब पार्ट्सों का लाखों पार्ट्स इसमें फिट है। तो जब वाहन का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसका फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, टायरों की घिसाई भी बढ़ जाएगी, और बहुत सारे उसके आयुकाल फिर कम होता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए उसका इकोनॉमी क्या था? ऑटोमोबाइल का मेन उद्देश्य क्या है? सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी। ये वाला हिस्सा अलग से वेल्ड किया हुआ है। इसके साथ ये शाफ्ट है, इसके देख लो एक्सटर्नल स्प्लाइन, और इस फ्लैंज में इसमें इंटरनल स्प्लाइन है। ये इंटरनल स्प्लाइन इन एक्सटर्नल स्प्लाइन के साथ लॉक हैं, मैश हैं, एक दूसरे के अंदर धसे हुए हैं। जो ये झिर्रियां बनी हुई हैं, जो ये गियर बने हुए हैं, जो दांत हैं, इसके अंदर इस शाफ्ट के दांत फंस गए, जिस वजह से ये अब स्लिप नहीं कर सकता। पर ये आगे पीछे स्लिप करता है, एक्सियल मोमेंट है इसमें। ये इस तरह से चल रहा है। ऐसा क्यों रखा गया है? तुमने अभी इस जीप की लीफ स्प्रिंग्स खोली, 4 की 4 लीफ स्प्रिंग अलग कर दी असेंबली, फ्रंट की 2 फ्रंट की और 2 रियर की। कैसी थी वो सेमी इलिप्टिकल या इलिप्टिकल फॉर्म में होती हैं। सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स हैं इसमें, पर जब उसके अंदर लोड पड़ता है तो वो स्प्रिंग तनती हैं। आमतौर पर मान लिया नो लोड पोजीशन है, वाहन के अंदर अभी खाली वाहन का भार है, कोई सामान यात्री कोई नहीं बैठा है, तो इसकी पोजीशन ये है। पर जब इसमें यात्री और उनका सामान वगैरह रखा जाएगा, तो पीछे भार बढ़ने से ये स्प्रिंग थोड़ा सा इस पोजीशन में आ जाएगी। पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी हो जाएगी। जब कमानी के पट्टे ऐसे हो गए सीधे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वाहन की लंबाई थोड़ा बढ़ गई। और यदि यहां पर हम इसको सॉलिड रख देंगे, उसी समय जैसे ही लंबाई बढ़ेगी, तो ये उस बढ़ी हुई लंबाई को कंपेंसेट कर लेता है। समझ में आ रही बात? वो है इसका मतलब ये हॉचकिस ड्राइव में। उसके अलावा जब वाहन विराम अवस्था में है और उसको हम चलायमान अवस्था में जा रहे हैं, तो वहां पर एक टॉर्क ट्रांसमिशन हो रहा है। टॉर्क जा रहा है फाइनल ड्राइव को,
तो उस समय भी एक्सल भी मुड़ने की कोशिश करता है विपरीत दिशा में, उसको भी ये रोकता है। ये हॉचकिस ड्राइव अभी कुछ दिन के बाद फिर हॉचकिस ड्राइव और उसके कंपोनेंट से पढ़ाऊंगा, फिर आएगा उसमें यही स्लाइडिंग जॉइंट। समझ में आ रही है? इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हॉचकिस ड्राइव में, सिर्फ यही हॉचकिस ड्राइव नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये उस समय लेंथ को भी कंपेंसेट करता है, और ड्राइविंग टॉर्क, एक्सेलरेटिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, साइड थ्रस्ट, साइड थ्रस्ट के लिए दूसरी चीज है, वो काफी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। अब जब ये, और इसका आकार, पहला तो क्या, इसका द्रव्यमान कम से कम हो, इसका भार कम से कम हो, ताकि इनर्शिया फोर्सेस कोई इस पर दबाव ना डाले। दूसरा, इसकी लेंथ भी कम से कम होनी चाहिए। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी, उसको कहते हैं व्हर्लिंग। क्या कहते हैं? व्हर्लिंग। जब भी कोई वस्तु, अब चूंकि ये शाफ्ट क्या कर रही है, ये घूम रही है, जब भी कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक आभासी फोर्स है, वो तभी तक रहेगा जब तक वस्तु घूम रही होगी, और जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव भी बढ़ता ही चला जाएगा। तो कम स्पीड में, जब ये तो लो स्पीड है, 0 है, कम स्पीड में ये 10 डिग्री का बना कोण, थोड़ा स्पीड बढ़ी है 20 डिग्री का बना, और स्पीड जैसे जैसे बढ़ती गई ये वाला कोण बढ़ता ही चला गया। अब ये वाहन कहां लगा हुआ है? ये अंडर बॉडी में लगा है, चैसी के नीचे लगा है, ऊपर से बॉडी का फर्श है, नीचे सड़क की सरफेस है। तो जब ये घूमती है, घूमने के कारण जो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बॉडी से टकराती हैं और नीचे सड़क की सरफेस से टकराती हैं, और वो इको होकर, रेजोनेट होकर अंदर ड्राइवर केबिन और पैसेंजर केबिन में आती है, जिसके कारण इरिटेशन होती है ड्राइवर को भी, और शाफ्ट फिर बहुत ज्यादा आवाज करने लगती है। और दूसरी बात होगी कि यह शाफ्ट को जैसे जैसे लंबी शाफ्ट होगी तो उसके अंदर सैगिंग भी होगी, वो झूल जाएगी नीचे को, उसको फिर सेंट्रलाइज करना पड़ता है। शाफ्ट की लंबाई बढ़ती चली जाएगी तो उससे वर्ल बनेगा। वो रस्सी लेके आ जाओ, 2 बच्चे आ जाओ, चला चला चला, जोर से चला, तेज स्पीड में। अब देखो ये देखो वर्ल, तेज स्पीड, और स्पीड तेज कर, और तेज कर, अब हल्के हल्के कर, हल्के 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 करते चला जा, स्लो स्पीड में ये, और तेज कर, अब धीरे 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 तेज करता जा, धीरे 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 तेज करता जा, तेज करता जा, अब तेज चल, तेज चल, बस रुक जा। क्या देखा? क्या देखा? जब ये घूम रही थी, स्लो स्पीड में चल रही थी, तो यहां पर कोण कम बना था। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई तो ये बाहर की तरफ तनती गई, ऊपर को भी और नीचे को भी। एक स्थिति ये आई कि यहां पर एकदम गोल सर्कल बन रहा था, देखा? एक बार फिर चला, तेज तेज, थोड़ा सा पीछे को जा तू, और तेज और तेज, ये देखा? अब धीरे धीरे हल्की कर, बस रोक ले, अब थोड़ा सा ये। अब यहां पर देखो एक प्रॉब्लम क्या आई, और ये सैगिंग हो रही है, झूल जा रही है। सैगिंग का मतलब क्या है? झूलना। शाफ्ट जैसे जैसे लंबी होती चली जाएगी ऐसे ऐसे ही वो झूलेगी, और जब घूमेगी ज्यादा स्पीड में तो यहां पर एक बहुत बड़ा वर्ल बना देगी। इसीलिए जैसे जैसे वाहनों का व्हील बेस बढ़ता चला जाता है तो इस शाफ्ट को सिंगल पीस में ना बनाकर 2 या 3 पीस में बना दिया जाता है। यहां पर चेसी के साथ जो क्रॉस मेंबर लगे रहते हैं उसके साथ एक सेंटर बेयरिंग लगा के आधी शाफ्ट इसको और आधी शाफ्ट यहां से पीछे जुड़ के इस तरह से शाफ्ट की लंबाई को कम कर देते हैं, जिस वजह से ना तो सैगिंग की प्रॉब्लम आती है और ना ही किसी वर्लिंग या फिर उसकी इकोइंग की प्रॉब्लम आती है। समझ गए? लंबाई भी जितना हो सके उतनी कम हो।
तो कभी कभी लंबे व्हील बेस वाली गाड़ियां, जैसे पहले की एम्बेसडर कारें थी, उसमें क्या कर दिया गया था कि गियर बॉक्स की जो मेन शाफ्ट की जो हाउसिंग है, मेन शाफ्ट की लंबाई को बड़ा कर दिया और यहां पर एक एडिशनल पार्ट लगा दिया, जिसे साधारण भाषा में, आम भाषा में मैकेनिक बोल देते चिलम, क्योंकि उसका आकार कुछ ऐसा होता है। थोड़ा सा ये वाले हिस्से को बढ़ा दिया, थोड़ा सा ये बेवल पिनियन वाले हिस्से को बढ़ा दिया। इन दो हिस्सों को बढ़ा देंगे तो हमें छोटी शाफ्ट की आवश्यकता होगी, फिर शाफ्ट की लेंथ को कम रखा जा सकता है, जिससे कि ये सैगिंग और व्हर्लिंग की कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी तो सैगिंग के कारण जो सारा लोड पड़ेगा वो यूनिवर्सल जॉइंट्स में पड़ जाता है। समझ में आ रही बात? तो शाफ्ट के साथ ये कभी गिरनी नहीं चाहिए, और जब भी इसके यूनिवर्सल जॉइंट बदलने हो तो ये जो योक है, यह फ्लैंज का योक है, इसके यहां पर एक निशान लगा देना चाहिए। समझ में आ रही? और शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट लगाते समय इसकी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये देख रहे हैं, इसकी आई और ये आई, ये सब एक लाइन में होनी चाहिए। तो इसे खोलने से पहले यहां पर योक में एक निशान लगा देना है, बाद में फिट करते समय, ताकि उसको उसी निशान के ये शाफ्ट यहां पर स्लाइडिंग जॉइंट बना के दिखा दिया। ये है बेवल पिनियन। क्या है? बेवल पिनियन। इसके गियर ये एक बल खाए हुए हैं, ये एक एंगल में कटे हुए हैं, ये बेवल गियर्स हैं। ये है हाइपॉइड पिनियन, हाइपॉइड गियर का पिनियन है ये। हाइपॉइड का मतलब क्या है? जो ये सेंटर लाइन है इस क्राउन व्हील की, ये फाइनल ड्राइव के कंपोनेंट हैं, ये वाला हिस्सा फाइनल ड्राइव का कंपोनेंट है। जो भी प्रोपेलर शाफ्ट है वो हर ड्राइव को गियर बॉक्स से लेकर फाइनल ड्राइव तक ला रही है। इस पिनियन के पीछे ये फ्लैंज है, इसके अंदर इंटरनल स्प्लाइंज हैं, अंदर झिर्रियां कटी हुई हैं, इंटरनल गियर हैं, ये दिख रहे हैं। इसमें एक्सटर्नल स्प्लाइंज हैं ये। तो ये फ्लैंज इसके साथ इस तरह से इन स्प्लाइंजों के साथ आपस में ये लॉक हो जाता है। अब मैं इस फ्लैंज को घुमा रहा हूं तो ये पिनियन भी घूम रहा। अब जो भी घूमने की शक्ति इसमें आई तो इसके जो गियर हैं वो इस क्राउन व्हील के साथ में मैच हो जाता है। अब जब ये घूम रहा है तो ये पूरे क्राउन व्हील को घुमाने लगता है। इस क्राउन व्हील में या ये फाइनल ड्राइव डिफरेंशियल असेंबली के अंदर ये क्राउन व्हील है, ये इसके साइड के बेयरिंग से हैं, जो कि ये डिफरेंशियल हाउसिंग में एक्सल केसिंग के अंदर ऐसे फिट हो जाते हैं। अब जब ये पूरा का पूरा केज घूमेगा, पूरा का पूरा ये क्राउन व्हील घूमेगा, इसके साथ लगा हुआ ये केज है, केज के साथ अंदर जहां मेरी ये उंगली है ये सन गियर है या सन पिनियन कहते हैं इसको, और यहां ऊपर लगे हुए ये हैं स्टार पिनियन। यानी जब ड्राइव ट्रांसमिट होगी, जब प्रोपेलर शाफ्ट ने ड्राइव इसको दी, ये घुमा, इसने ये पूरे क्राउन को घुमाया, तो क्राउन को घुमाया तो ये सन पिनियनों को ड्राइव, सन पिनियन इस केज के साथ ही हैं तो सन पिनियन घूमने लगे, तो इनके साथ ही ये एक्सल भी घूमने लगे। समझ में आ रही? ये एक्सल भी घूमने लगे। अब ये स्टार पिनियनों का काम क्या है? स्टार पिनियनों का काम है कि दोनों
एक्सल हाफ शाफ्टों को बराबर बराबर टॉर्क डिवाइड करना, यह काम है स्टार पिनियन का। और सन पिनियन का काम है कि ड्राइव को एक्सल हाफ शाफ्ट को देना। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी इसको गौर से देखोगे तो जब मैं इस एक्सल शाफ्ट को घुमाऊंगा तो वहां पर देखोगे कि स्टार पिनियन अपने धुरे पर फ्री घूमते हैं। स्टार अपने धुरे पर फ्री घूमते हैं। तो स्टार का काम है ड्राइव को 90 डिग्री में बराबर बराबर ट्रांसमिट करना। इस तरह से ये ड्राइव लाइन के सारे कंपोनेंट आज दिखा दिए। फर्स्ट यूनिवर्सल जॉइंट, देन शाफ्ट, स्लाइडिंग जॉइंट, अगेन यूनिवर्सल जॉइंट, बेवल पिनियन, दिस वन, ये पीछे फ्लैंज, यहीं जाकर ये जो अगले वाले हिस्से में यहां पर ही यूनिवर्सल जॉइंट लगेगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये कैसा है, यहां पर ये कब फिट होगा ऐसे, और इधर पर ये फिर लॉक हो जाएगा। यहां पर एक यू होता है, उससे ये यहां ये थ्रू होल हैं, यू के आगे थ्रेड कटे हैं, यू जॉइंट अंदर गया, उसको पीछे से यहां बोल्ट नट लगा के इसे टाइट कर लेते हैं। ये पुराना मॉडल है, बहुत पुराना 1973 मॉडल। अब जो आ रहे हैं अब वाले फ्लैंज उस तरह के हैं जो मैंने तुम्हें दूसरा स्लाइडिंग जॉइंट दिखाया था। ठीक है, तो इस तरह से जो पावर यहां आई, इसके बाद वो इस सन पिनियनों में और सन पिनियनों से ये एक्सल हाफ शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट हो जाती है। यहां पर बेयरिंग लगा रहता है, यहां पीछे ये कीवे है, इसके द्वारा हब को इस एक्सल हब शाफ्ट के ऊपर फिट कर दिया जाता है, फिर एंकर प्लेट के साथ इसे लॉक कर दिया जाता है। तो जब भी ये घूमेगा, शाफ्ट घूमेगी तो पहिया भी घूमने लग जाता है। इस तरह से जो इंजन की पावर है वह गियर बॉक्स, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट, फिर उसके बाद फाइनल ड्राइव, और वहां से एक्सल हाफ शाफ्ट, देन व्हील्स एंड टायर्स को ट्रांसमिट हो जाती है। इस तरह से ये पूरी ड्राइव लाइन काम करती है और ऑटोमोबाइल अपने उद्देश्य को पूरा करता है। ऑटोमोबाइल इज व्हाट? ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ऑटोमोबाइल एक स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है। ये सब तुमने ही अलग किया है। कल हमने प्रेस में ये नए बेयरिंग फिट कर दिए हैं, अब इसे सावधानी पूर्वक फिट करना है। फिट करने से पहले हमें सबसे पहले ये सबसे देर में निकलेगा, सबसे लास्ट में जो पिनियन निकला हुआ है ये बेंजो टाइप एक्सल केसिंग में, इसको हम सबसे पहले फिट करेंगे। उससे पहले हमें यहां पर एक बेयरिंग लगाना पड़ेगा। ये देख रहे हो मैंने क्या बना रखा है, ये यहां पर बेयरिंग की कोन है। एक बेयरिंग यहां आएगा और दूसरा बेयरिंग इधर आएगा, ये दो बेयरिंग वाला है। फिर इसके पीछे से ऑयल सील आएगी, तब फिर इसको एक बार प्री टेंशन करना होगा। इधर पहले सिम लगेगी, उसके बाद बेयरिंग लगेगा। वो जो सिम लगती है उसका काम होता है टीथ कांटेक्ट करना। अगर ये पूरा ऐसे अंदर जाके लगेगा तब भी ये घूमने में आसान नहीं होगा, घूमने में इसको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये जाम चलेगा, पिनियन भी चटेगा यानी खराब हो जाएगा, कट जाएगा, टूट जाएगा, घिस जाएगा, ग्राइंड होके ब्लेड जैसा हो जाएगा और टूट जाएगा। बहुत जोर की आवाज आएगी चलने में, समझ में आ रही? तो ये टीथ कांटेक्ट एडजस्टमेंट फिर और बैकलेस एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, ये हम इसको डिफरेंशियल में जब हम फिट करेंगे इसे फाइनल ड्राइव असेंबली को, उस समय ये चीजें बताई जाएंगी कि ये कैसे फिट होगा, टूथ कांटेक्ट कैसा होना चाहिए और बैकलेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इट्स इनफ फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे।